आज हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी। ठीक है। प्रेगनेंसी को समझने से पहले हम वुमेन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे कि उसमें ऐसी क्या खास बात है कि औरत कंसीव कर पाती है और एक बच्चे को जन्म दे पाती है। यदि रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें ओवरीज आती हैं। इट इज टू इन नंबर्स, लेफ्ट एंड राइट साइड। ओवरी में oogenesis के थ्रू अंडे का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब कनेक्टेड होती है यूट्रस से। यूट्रस को हम बच्चादानी कहते हैं। ठीक है। बच्चादानी में ही बच्चा डेवलप होता है 9 महीने में, और उसके बाद उसकी डिलीवरी होती है और वो इस दुनिया में आ जाता है। ठीक है। तो oogenesis के थ्रू ओवरी में अंडे का प्रोडक्शन होता है, और अंडे का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, तभी लेडी कंसीव कर पाएगी। और ये जो अंडा है, ये जब कोई लड़की पैदा होती है तो वो जन्म से अपने अंडों के साथ पैदा होती है, लेकिन हर महीने एक अंडा विकसित होता है, और वो अंडा विकसित होके हर महीने रिलीज होता है, और वो वेट करता है स्पर्म का। जब कोई लड़की 14 13 14 साल की होती है, 15 साल की होती है, तो उसके पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। और जब पीरियड शुरू हो जाते हैं तो वो कंसीव करने के लिए रेडी हो जाती है, और हर महीने एक अंडा रिलीज करती है, और वो अंडा वेट करता है स्पर्म का। और स्पर्म होता है मेल के पास, और मेल के जो टेस्टिकल्स होते हैं वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। और स्पर्म सेल और ओवा सेल जब डिफ्यूज करते हैं तो इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये फर्टिलाइजेशन के बाद में जब लेडी कंसीव कर लेती है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और आगे चल के 9 मंथ्स में बेबी पूरा डेवलप होता है। उसकी स्टेजेस होती हैं, आगे हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे उसकी स्टेजेस के बारे में। इस तरह से एक लेडी प्रेग्नेंट होती है। तो ये है ओवरी, ये है फेलोपियन ट्यूब, और ये बीच में जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये होता है यूट्रस। और यहाँ पर ये वेजिनल कैविटी होती है, ये सर्वेक्स होता है। और यहाँ पर जो ये माउथ है, यहाँ से स्पर्म सेल अंदर आता है। ठीक है। स्पर्म सेल मोबाइल इन नेचर होता है। स्पर्म सेल का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, उसमें एक टेल होती है, और वो टेल की वजह से वो मोबाइल होता है, उसमें मूवमेंट होता है, और वो मूव करता है। ठीक है। और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मेल बॉडी में सबसे स्मॉल सेल, मेल बॉडी का सबसे स्मॉल सेल उसका स्पर्म सेल होता है, और वुमेन बॉडी में सबसे लार्ज सेल उसका ओवा होता है। ठीक है। तो इस फैक्ट को आप सभी याद रखेंगे। ठीक है। ओवा वुमेन बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है, और मेल बॉडी का सबसे छोटा सेल होता है स्पर्म। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ ओवा एंड स्पर्म। और दोनों सेल का फिट होना बहुत जरूरी है। यदि दोनों सेल फिट नहीं होंगे तो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसके लिए हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। इनफर्टिलिटी क्या होती है? यदि कोई कपल एक साल तक साथ में रहते हैं, और वो हर महीने सेफ पीरियड में, सेफ पीरियड कह रहा हूँ, यदि वो फर्टाइल पीरियड में इंटीमेट होते हैं। एक होता है सेफ पीरियड, एक होता है फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड मतलब टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन का जो टाइम होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन क्या है, उसकी साइकिल कितने दिन में रिपीट हो रही है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल यदि 24 डेज की है, 28 डेज की है, 32 डेज की है, 30 डेज की है, तो उसका हमें पता होना चाहिए कि लास्ट 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के आधार पे हम ये पता लगाते हैं कि साइकिल के दिन कितने। और उसके जो मिड डेज होते हैं, सपोज यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की है, तो ओव्यूलेशन अराउंड 13 14 15 डे हो सकता है। तो एक प्रेडिक्शन होता है। इस बीच में यदि इंटरकोर्स होगा तो फीमेल बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो हम इसको फर्टाइल विंडो पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टाइल विंडो पीरियड। इस पीरियड में यदि इंटरकोर्स हुआ तो वुमेन बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएगी। वहीं पर यदि जैसे पीरियड्स 28 को आते हैं, और यदि 27 26 25 ये जो डेज है इसमें यदि इंटरकोर्स होगा, तो प्रेग्नेंट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहेगी, ना के बराबर रहेगी। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी कब रहेगी? मिड डेज में, जब ओव्यूलेशन होता है। ठीक है। और
ओवा 24 डेज तक वेट करता है स्पर्म का। जैसे 14th डे ओवा रिलीज हुआ, ठीक है, और 24 आवर्स तक वो वेट करेगा। यदि उसको स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो ठीक है, कंसीव हो जाएगा, और नहीं तो फिर उसके बाद नहीं हो पाएगा। ठीक है। और स्पर्म सेल रिलीज करता है 5 डेज तक। मतलब यदि ओव्यूलेशन हुआ है 14th डे पर, और इंटरकोर्स हुआ है यदि 10th डे पर या 11th डे पर, तो भी एक बार इंटरकोर्स होने पर स्पर्म जो अंदर की तरफ मूव करके गया है, वो वेट करेगा 5 डेज तक, है ना, 4 to 5 डेज तक वो वेट करता है। उस बीच में यदि ओव्यूलेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है। तो ये है वुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम: ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्वेक्स, वेजाइनल कैविटी, और ये फैलोपियन ट्यूब्स। तो ये आप याद रखना। ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक ये क्वेश्चन आता है। दूसरा, एक ये क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रेगनेंसी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि आपसे वुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछा जाता है तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और आपको इसके डिफरेंट पार्ट्स के नाम लिखने हैं: ओवरी, यूट्रस, सर्वेक्स, वेजिना और फैलोपियन ट्यूब। और भी किसी बुक में कुछ पार्ट्स और दिए होंगे, तो वो भी आप बना सकते हो, लिख सकते हो, नो इश्यूज। अब हम आगे बढ़ते हैं। द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ इज कॉल्ड प्रेगनेंसी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी क्या होती है? कंसेप्शन से लेके तो बेबी बर्थ के समय के बीच का समय, मतलब 9 महीने, इसको हम प्रेगनेंसी कहते हैं। आफ्टर द एग इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म एंड द implanted into the lining of uterus, it develops into placenta and embryo later on in the fetus. तो प्रेगनेंसी क्या होती है? फर्टिलाइजेशन के बाद शुरू होती है। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है? स्पर्म और ओवा का संगम, इनके मिलन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद ही प्रेगनेंसी शुरू होती है। ठीक है। और आगे चल के एम्ब्रियो और प्लेसेंटा के थ्रू उसको नरिशमेंट मिलना शुरू हो जाता है और बेबी डेवलप होता है। प्रेगनेंसी यूजुअली लास्ट 40 वीक्स। प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन क्या है? 9 मंथ्स या 40 वीक्स, बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द वुमेन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। वुमेन के लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से ये शुरू हो जाती है। ठीक है। इसकी काउंटिंग वहां से हम शुरू कर दे। हर महीने पीरियड्स आते हैं और एक पर्टिकुलर डेट के आसपास ही आते हैं। ठीक है। अब कोई भी पीरियड मिस हुआ, और यदि वुमेन ये जानती है कि भाई या तो कपल हो या मैरिड कपल हो, तो उनको अंदाजा रहता है कि भाई पीरियड मिस होने का एक पॉसिबल कारण हो सकता है प्रेगनेंसी। ठीक है। ये वुमेन को पता होता है। तो यदि पीरियड मिस होते हैं तो प्रेगनेंसी किट से टेस्ट करके जाना जा सकता है कि प्रेग्नेंट है या नहीं। इसके लिए यूरिन टेस्ट भी होता है, इसके लिए ब्लड टेस्ट भी होता है। और प्रेगनेंसी प्लान्ड यदि होगी तो ज्यादा अच्छा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यदि प्रेगनेंसी प्लान्ड है तो हम चेक कर सकते हैं कि वुमेन हेल्थी है या नहीं। वुमेन का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। यदि वो कंसीव करती है तो उसके बाद 9 महीने तक उसको कोई भी दवाई खाने की जरूरत ना पड़े, इस चीज को इंश्योर करना बहुत जरूरी है। तो कोई इन्फेक्शन तो नहीं है ना? कोई यदि इन्फेक्शन होगा उसको एंटीबायोटिक्स खाने पड़ेंगे, या वो बीमार रहेगी उसको कोई दवाई खानी पड़ेगी, तो वो दवाई का असर उसके बच्चे पे पड़ेगा। क्योंकि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उस बच्चे तक वो दवाई पहुंचेगी। क्योंकि बच्चे को माँ के खून से पोषण मिलता है, और माँ का खून यदि बच्चे तक जाएगा और उस खून में दवाई मौजूद रहेगी, तो वो दवाई बच्चे तक भी पहुंचेगी और वो बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी। और यदि पेट में पल रहे बच्चे पर माँ के द्वारा खाई दवाई की का असर पड़ता है, तो हम इसको टेरेटोजेनिक इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? टेरेटोजेनिक इफेक्ट। टेरेटोजेनिक इफेक्ट क्या होता है? गर्भस्थ शिशु पर माँ के द्वारा खाई गई दवाई का नकारात्मक प्रभाव टेरेटोजेनिक इफेक्ट कहलाता है। इससे जो बच्चा पैदा होता है वो भूतिया होता है थोड़ा सा। उसके मतलब आंखें बाहर फटी फटी सी रहेंगी, है ना, और या तो फिर उसमें कोई डिफेक्ट आ सकता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी होगी, मतलब उसका फेस थोड़ा सा डरावना रह सकता है, और उसको फोकोमेलिया जैसा प्रॉब्लम हो सकता है ना। फोकोमेलिया होता है यदि
प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन को प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं, फॉलिक एसिड की कमी है या किसी विटामिन की कमी है, मिनरल की कमी है, तो उस केस में बच्चा प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान माँ को उचित पोषण दिया जाए, ये बहुत जरूरी है ताकि बच्चा स्वस्थ पैदा हो। क्योंकि माँ के खून से ही बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है, और वो न्यूट्रिशन यदि बच्चे को प्रॉपर मिलेगा तो बच्चा हेल्थी पैदा होगा। नहीं तो फिर अंडरवेट बेबी पैदा होगा, है ना। अंडरवेट बेबी बेबी मतलब उसका वेट बहुत कम रहेगा। ऑन एन एवरेज एक स्टैंडर्ड वेट रहता है बच्चे का जब वो पैदा होता है। अब 1 ही किलो है तो बहुत कम है, कम से कम 2 से 3 किलो के बीच में रहना चाहिए। अब 1 किलो का बच्चा है मतलब उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। तो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डाइट अच्छी रखनी चाहिए, बैलेंस्ड डाइट रखनी चाहिए। और प्रेगनेंसी के दौरान जितने भी मिनरल्स हैं उनकी नीड बढ़ जाती है। जैसे कैल्शियम की नीड बढ़ेगी, आयरन की नीड बढ़ेगी, है ना, फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ेगी। फॉलिक एसिड तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन यदि कोई वुमेन कंसीव नहीं कर पाती तो डॉक्टर उसको सलाह देता है कि 1 या 2 महीने उसको फॉलिक एसिड खाना है ना, ताकि फॉलिक एसिड से उसके अंडे का प्रॉपर विकास हो सके। क्योंकि अंडे यदि छोटे हैं तो वो कंसीव नहीं हो पाता है, और यदि हो भी गया तो अबॉर्शन हो जाता है। मतलब कंसीव करने के बाद में 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर अबॉर्शन हो जाता है यदि अंडा प्रॉपर डेवलप ना हो तो। और सोनोग्राफी से अंडे का साइज पता चल जाता है। तो जब भी कोई कपल प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके लिए गायनोकोलॉजिस्ट को प्रेफर किया जाता है। गायनोकोलॉजी एक डिप्लोमा होता है जो कि एमबीबीएस के बाद में किया जाता है डॉक्टरों द्वारा। तो गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्यादातर फीमेल्स होती हैं, मेल्स भी होते हैं, है ना। तो गायनोकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करके उनकी एडवाइस पे ही प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए, ताकि आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए, है ना। प्रेगनेंसी से पहले कुछ टेस्ट किए जाते हैं, मेल्स फीमेल दोनों के किए जाते हैं। दोनों का स्वस्थ रहना जरूरी है। एचआईवी टेस्ट भी किया जाता है, और एक्सटीडी के टेस्ट किए जाते हैं, टीबी का टेस्ट किया जाता है, बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। और ये टेस्ट जरूरी है ना। क्योंकि कुछ वायरल इन्फेक्शंस ऐसे हैं जो कि मदर टू बेबी ट्रांसफर हो सकते हैं, है ना। यदि किसी किसी फीमेल को यदि एचआईवी एड्स है, और डॉक्टर ये जानता है कि उसको एचआईवी एड्स है, तो उसके बच्चे को एड्स से बचाया जा सकता है। मतलब एक एचआईवी एड्स से इन्फेक्टेड वुमेन एक हेल्थी बच्चे को जन्म दे सकती है, उसके बच्चे को एड्स नहीं होगा, यदि पता है डॉक्टर को तो। और नहीं पता है तो उसको भी हो जाएगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे हम बच्चे को बचा सकते हैं। नहीं तो फिर वो माँ से बच्चे में ट्रांसफर हो जाएंगी, और बच्चे का गर्भ में ही बच्चे की डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए प्रेगनेंसी जब भी प्लान करें कपल्स तो डॉक्टर से कंसल्टेंसी जरूर लें, उसके बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करें। और प्रेगनेंसी के टाइम पे डाइट बहुत अच्छी रखें, टाइम टाइम पे चेकअप कराएं, सोनोग्राफी कराएं कि पेट में जो बच्चा पल रहा है उसकी हालत कैसी है, और उसका डेवलपमेंट सही से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे ही कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। ऐसा इसीलिए कि कभी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल में फ्लक्चुएशन आता है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जैसे ही कम हुआ तो एबॉर्शन हो जाता है। तो ऐसा देखा गया है कि भाई कंसीव किया और बड़ी खुशी रहती है कंसीव करने की, और फिर अचानक से सेकंड मंथ में अबॉर्शन हो जाता है। तो अबॉर्शन हो जाता है तो फिर इससे एक स्ट्रेस, एक तनाव की स्थिति, और इसका साइकोलॉजिकली एक फीमेल पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसके माइंड पे। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए हमें डॉक्टर को बता देना चाहिए। तो डॉक्टर हमारे हार्मोन के टेस्ट करता है ना, हम हमें कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब करता है। और वो जानता है कि भाई प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, और एफएसएच का हार्मोन, एलएच, ये सारे हार्मोन्स का मतलब लेवल कैसा है बॉडी, प्रोलैक्टिन, है ना, एंटी मलेरियन हार्मोन, ये सारे टेस्ट करके वो उसके पास एक मेडिकल हिस्ट्री रहती है, तो उसको एक सपोर्ट मिल जाता है। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन का लेवल यदि कम है तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इंजेक्शंस आते हैं, मेडिकेशंस आते हैं, तो ये दिए जा सकते हैं, और प्रेगनेंसी को अबॉर्ट होने से, टर्मिनेट होने से बचाया जा सकता है। पर पता तो हो, इसलिए कंसल्टेंसी बहुत जरूरी होती है। ठीक है। तो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन आपको पता होना चाहिए 40 वीक्स। ठीक है। यदि आप इसको डेज में काउंट करोगे, कन्वर्ट करोगे, तो ये आएगा अराउंड आपका
अभी इसमें नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वैसे हमारे भारत देश में फीमेल्स अल्कोहल और स्मोकिंग नहीं करती हैं, फिर भी कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि फीमेल्स स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन करती हैं। तो प्रेगनेंसी के केस में 9 मंथ्स तक अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। इससे बच्चे पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और काफी हद तक हमें कोशिश करना चाहिए कि हम दवाइयां ना खाएं। जैसे एंटीबायोटिक्स ना खाएं, हम पेन किलर ना खाएं। ठीक है, हम कोई भी एंटी फंगल ड्रग्स ना खाएं। एंटी फंगल जो ड्रग्स होते हैं इनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो 9 मंथ तक माँ का स्वस्थ रहना जरूरी है उस बीच में, क्योंकि माँ यदि बीमार पड़ेगी तो वो दवाई खाएगी, और वो यदि दवाई खाएगी तो उसका प्रभाव बच्चे पे पड़ेगा, और बच्चे पे पड़ेगा तो फिर बच्चे में डिफेक्ट्स आएंगे, और उसी बच्चे को आपको जीवन भर पाल पोस के बड़ा करना है। तो उस बच्चे के बारे में यदि माँ बाप अच्छे से सोचे तो इन चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसलिए हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए जब भी प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, ताकि हमको वो एजुकेट कर सके। क्योंकि इन सब चीजों के लिए हर कपल नया रहता है, उसको ज्यादा नॉलेज नहीं रहता है। पहले ऐसा था कि दादी नानी थोड़ा बहुत आइडिया देती थी। अब जैसे किसी लेडी ने कंसीव किया है तो उसको सलाह दी जाती थी कि भाई गर्म चीजें ना खाएं। यदि गर्म चीजें, जैसे कच्चा पपीता खाने से नेचुरली अबॉर्शन हो जाता है। या आपने सडनली यदि कोई झटके से बहुत भारी वेट उठाया तो उससे भी अबॉर्शन होने की पॉसिबिलिटी रहती है, ब्लीडिंग हो जाती है सडनली, और एक क्लॉट सा बाहर आता है और अबॉर्शन हो जाता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको कुछ एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि 2 या 3 बार यदि अबॉर्शन हो जाता है तो फीमेल की साइकोलॉजी फिर काफी नेगेटिव हो जाती है, फिर आगे उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है ना। क्योंकि जो वुमेन की साइकोलॉजी है, जो थॉट्स है, उसकी वजह से उसके हॉर्मोन्स में फ्लक्चुएशन आता है। कोई वुमेन यदि तनावग्रस्त है तो वो फर्टिलाइज मतलब वो कंसीव नहीं कर पाएगी, और करेगी भी तो तनाव की वजह से उसको अबॉर्शन हो जाएगा। तो इसीलिए फ्री फ्रॉम स्ट्रेस रहना बहुत जरूरी है। 9 मंथ्स तक आप स्ट्रेस से यदि फ्री रहेंगे तो एक हेल्थी बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। क्योंकि जो थिंकिंग होती है, स्ट्रेस होता है, उससे हमारे बॉडी में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिनका प्रभाव नेगेटिवली बेबी पे पड़ता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और अल्कोहल स्मोकिंग तो वैसे भी इंजूरियस टू हेल्थ है, ये जितना हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन स्पेशली कोई औरत यदि शराब पिए और सिगरेट पिए और इसका खामियाजा उसके बच्चे को जिंदगी भर भुगतना पड़े, तो ये बिल्कुल सही नहीं है ना। तो जो जीवन इस दुनिया में आने वाला है, तो कम से कम उसके लिए सोच के किसी भी वुमेन को इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर प्रेगनेंसी किट का एक इमेज मैंने डाला हुआ है। ठीक है, इसमें जो हार्मोन होता है उसको ये किट यूरिन में डिटेक्ट करके 2 पिंक लाइन जनरेट करती है। यदि 2 पिंक लाइन आती है तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है। और ये टेस्ट कब किया जा सकता है? यदि पीरियड में हुए हैं तो उससे 10-12 दिन बाद ये टेस्ट आप कर सकते हो, तो पॉजिटिव आएगा। यदि आज मिस हुआ है, कल आप टेस्ट करोगे तो ये किट डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्लड में हार्मोन का लेवल बढ़ने में टाइम लगता है। तो वो टाइम कम से कम 10 दिन का होता है, 1 हफ्ते से 10-12 दिन तक। तो आप कम से कम 10-12 दिन बाद यदि टेस्ट करोगे तो ही पॉजिटिव आएगा। और ये टेस्ट के पॉजिटिव आने के बाद में भी आपको थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, थोड़ा सा वेट इसलिए करना है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम लेडी कंसीव करती है तो कुछ अबॉर्शन के नेचुरल चांसेस रहते हैं। 2-3 बार कंसीव होके नेचुरली भी अबॉर्ट हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा वेट और कर लेना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करके ब्लड टेस्ट भी करा लेना चाहिए। ठीक है, तो ब्लड टेस्ट से प्रेगनेंसी 100% कंफर्म हो जाती है, क्योंकि ये किट में थोड़ा सा कभी कभी डिफेक्ट की वजह से ये नेगेटिव रिजल्ट भी दे देती है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम रहती है। लेकिन हम फुल्ली किट पे डिपेंड नहीं रह सकते किसी भी टेस्ट के लिए, क्योंकि किट के जो रिजल्ट है वो 100% ऑथेंटिक नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए किट केवल एक प्राइमरी लेवल पे डिटेक्शन का एक तरीका है। अदरवाइज ब्लड टेस्ट से हमें ज्यादा ऑथेंटिक रिजल्ट मिलते हैं। स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें
9 मंथ्स होते हैं जिसको 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि फर्स्ट वीक से 12 वीक तक रहता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर जो कि 13 to 28 वीक तक रहता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि 29 से 14th वीक तक रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरह से बेबी का डेवलपमेंट होता है। दिस इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दिस इज सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड दिस इज थर्ड ट्राइमेस्टर। एट द एंड ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर बेबी फुल्ली डेवलप हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ओवरी में oogenesis के थ्रू ओव्यूलेशन, ओवा का फॉर्मेशन होता है। और ओव्यूलेशन का मतलब होता है ओवा का बाहर निकलना। और जब इंटरकोर्स होता है और पेनिस स्पर्म सेल रिलीज करता है वेजिना में, तो वो अंदर की तरफ आता है और फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है ओवा को स्पर्म के द्वारा डिफ्यूज किया जाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में एक स्पर्म सेल ओवा के अंदर इंसर्ट हो चुका है, और यही होता है आपका फर्टिलाइजेशन। अब ये जो फर्टिलाइज्ड सेल है, ये लगभग 7 दिन लगते हैं इसको इम्प्लांट होने में। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है बच्चा दानी की, यूट्रस की जो इंटरनल वॉल है जिसको हम एंडोमेटेरियम कहते हैं, एंडोमेट्रियम से चिपक जाना। तो एंडोमेट्रियम से जब ये फर्टिलाइज्ड सेल चिपक जाता है, तो यहीं से शुरुआत होती है बेबी के डेवलपमेंट की। ठीक है। अब आपसे सोशल फार्मेसी में फैमिली प्लानिंग के मेथड्स पूछे जाते हैं। तो फैमिली प्लानिंग के मेथड्स में हम क्या पढ़ते हैं कि प्रेगनेंसी को कैसे रोका जा सकता है। तो इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हम किसी और वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। लेकिन यदि इस फर्टिलाइजेशन को किसी तरह से रोक दिया जाए, तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी और फैमिली प्लानिंग हो जाएगी। फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है कि यदि 2 बच्चे हमारे हैं और हम तीसरा नहीं चाहते, तो हम उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि भाई दोबारा वुमेन प्रेग्नेंट ना हो। इसके लिए मेडिकेशंस भी आते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, और कुछ नेचुरल मेथड्स भी होती है। जैसे यदि इंटरकोर्स के दौरान इजैकुलेशन यदि वेजिनल कैविटी में ना किया जाए, तो भी कंसेप्शन नहीं होगा, है ना। इजैकुलेशन यदि बाहर किया जाए तो ये एक नेचुरल मेथड होता है। एक नेचुरल मेथड होता है आप ओव्यूलेशन के टाइम पे इंटरकोर्स ना करें, तो उससे भी अवॉइड किया जा सकता है। तो ये सब फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत आता है। क्योंकि यदि साथ में रहेंगे और इन सब मेथड्स का यूज नहीं करेंगे, तो बहुत सारे बच्चे पैदा हो सकते हैं, है ना। आप कोई जानबूझ के पैदा करना चाहे वो बात अलग है, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से भारत की बढ़े। क्योंकि यदि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो बेरोजगारी की समस्या आएगी, और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से एजुकेशन प्रॉपर सभी को मिल नहीं पाएगा, है ना। तो इस वजह से हमारे कंट्री की पॉपुलेशन वैसे ही बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हमारे चैप्टर में सारी चीजें शामिल की गई है ताकि हमें पता हो और हम एक आम इंसान को काउंसलिंग दे पाए इन सब चीजों से रिलेटेड, है ना। और इन सब चीजों को पढ़ने में समझने में कोई ऐसी शर्माने वाली बात नहीं है। हम सब मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो हमें इन सब चीजों का आइडिया होना चाहिए ताकि हम किसी को काउंसलिंग दे पाए। तो ये आपने यहाँ देखा फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी लास्ट अबाउट 280 डेज। तो यदि डेज में हम देखें तो 280 डेज की होती है, और मंथ्स में देखें तो 9 मंथ्स की होती है, यदि वीक में देखें तो 40 वीक्स की होती है। ठीक है। A normal pregnancy lasts about 40 weeks and it's around into 3 trimester. Symptoms of early pregnancy include the absence of menstrual period. सबसे पहला साइन होता है प्रेगनेंसी का, menstrual साइकिल्स आने बंद हो जाते हैं। ठीक है। और कब तक नहीं आएंगे, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाएगा। ठीक है। और बच्चे के जन्म के हो जाने के बाद भी कुछ महीने लगते हैं menstrual पीरियड स्टार्ट होने में। ठीक है। और जब तक menstrual पीरियड स्टार्ट नहीं होंगे, एक लेडी दोबारा कंसीव नहीं कर पाएगी। और जब भी एक बच्चे को जन्म दिया है यदि किसी फीमेल ने, तो दूसरे बच्चे को कंसीव करने में कम से कम 2-3 साल का समय जरूर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी अभी डिलीवरी हुई और 6 महीने बाद फिर कंसीव हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे किसी भी फीमेल की हेल्थ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है।
यदि कोई फीमेल लगातार कंसीव करेगी और बच्चे को पैदा करेगी तो उसके डेथ की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है। ऐसे हिस्ट्री में कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं कि बहुत ज्यादा डिलीवरीज की वजह से वुमेन कमजोर हो गई और उसकी जान चली गई। तो इसलिए डिफरेंस रखना बहुत जरूरी है। अ प्रेगनेंसी टेस्ट मेजर्स द हॉर्मोन्स ह्यूमन कैरियोनिक गोनेडोट्रोपिन इन द यूरिन। तो यूरिन में हार्मोन के डिटेक्शन से प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। और यहाँ पर ये कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना। बेबीज एट द टिपिकल वेट बिटवीन, ये वेट दिया हुआ है बेबी का, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर साइंस ऑफ प्रेगनेंसी है, तो मिस्ड पीरियड, मॉर्निंग सिकनेस, अल्टर्ड सेंस ऑफ टेस्ट, टेंडरनेस ऑन द ब्रेस्ट एंड फटीग, frequent urination, implantation, bleeding or cramping, darkening around the nipples and food craving। तो ये इसके साइंस हो गए। आगे हम देखते हैं, ये स्टेजेस मैंने आपको बताई, ये यहाँ पर इसके साइंस दिए हुए हैं। और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के साइंस है, एक्सट्रीम टेंडरनेस, swollen ब्रेस्ट, अपसेट स्टमक। जब कोई वुमेन कंसीव करती है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसका स्टमक थोड़ा अपसेट रहता है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, तो इट्स कॉमन, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मूड स्विंग बहुत ज्यादा होते हैं, थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है, हेडेक होता है, हार्ट बर्न होता है, तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, डॉक्टर बता देता है कि भाई ऐसा होगा, तो ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बॉडी में थोड़ा सा पेन होता है, स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं स्टमक पे और ब्रेस्ट पे, थाइस पे, बटक्स पे स्ट्रेच मार्क्स डेवलप हो जाते हैं, डार्कनिंग ऑफ द स्किन अराउंड निपल, numbness and tingling in the hands and itching on the abdomen, palms and full of the feet। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाती है, हार्ट बर्न एंड स्वेलिंग ऑफ द एंकल्स, फिंगर, फेस, बैली बटन्स में स्टिक आउट, है ना, बैली बटन्स स्टिक आउट होने लगती है, ट्रबल इन स्लीपिंग, थोड़ा सा सोने में प्रॉब्लम होती है। और दिस इज चार्ट ऑफ हेल्थी डाइट प्रेग्नेंट वुमेन मस्ट कंज्यूम, है ना। तो ये सारी चीजें बैलेंस डाइट लेनी है, प्रोटीन, विटामिन, कार्ब्स, मिनरल्स, इनकी एक बैलेंस्ड क्वांटिटी हमारी डाइट में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये प्रेगनेंसी का टॉपिक खत्म होता है। छोटा सा टॉपिक था, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, इट्स इनफ फॉर टुडे। टुमारो वी विल हैव क्लास। हैव अ नाइस डे।